सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। ये नारा भले ही पार्टी का हो, लेकिन सीमांचल का नौजवान आज इसी नारे को गुनगुना रहा है। नौरोजी में, मंसूब में, बारात में, दूल्हा दखाई में, दूल्हा के कपड़े में, शादी का सामान खरीदने में, ये जो 80% अभी हमारे गांव में देख लीजिए, पर्दे का लिहाज नहीं रखता। बेशर्मी और बेहयाई की तादाद इस कदर बढ़ गई है कि दूसरी की बहनें दूसरों के साथ सट करके गाड़ी पर बैठ के जा रही हैं। न जाने उस भाई की गैरत को क्या हो गया है, उस बाप की गैरत को क्या हो गया है, उस माँ की गैरत को क्या हो गया है, जो नहीं समझते कि गैर महरम के जिस्म से सटा सटा के हमारी बेटियां सफर कर रही हैं। मेरी बातों से हमारे नौजवानों को कुछ तकलीफ पहुंचेगी, सोसाइटी के लोगों को कुछ तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन हक बात है। हक बात नहीं कहूंगा तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। हम गुजारिश करेंगे लोगों से कि लोग MIM को वोट दें और अपने हक और हुकूक, और इस मुल्क में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो इंसाफ की जरूरत है। हम लोग का साफ कहना है भाई कि अपने हक के लिए उठिए सीमांचल के लोग। इनके झंडे अलग अलग हैं, एजेंडे एक ही हैं, है ना। सीमांचल को कोई नहीं आगे बढ़ना देना चाहता है। सीमांचल का वोट सबको चाहिए, सीमांचल का विकास किसी को नहीं चाहिए। कमर हुदा साहब जो कि पहले विधायक थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, राष्ट्रीय जनता दल में शामिल ही नहीं हुए बल्कि जिला अध्यक्ष बना दिए गए। जब हमने उनसे सवाल किया कि कहीं MIM में होने का फायदा तो नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे आरोप हैं, हम धीरे धीरे आना चाहेंगे। सबसे पहले आप ये क्या कहना चाहेंगे जो उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया? लेकिन हमारी पार्टी के साथ बेवफाई उसने की थी, जिसके नतीजे में पार्टी ने, हमने पहले उसको निकाल दिया था। तो पार्टी ने जब उसको पहले ही निकाल दिया तो वो कहीं भी जाए उस पर हमको एतराज नहीं होना चाहिए, हमारे लोगों को भी एतराज नहीं होना चाहिए। महागठबंधन के 2 बड़े नेता टिकट के लिए खिंचातानी जारी है, और क्या इसका सीधा साधा फायदा मजलिस लेना चाहिए? और मैं समझता हूं कि हमारे किशनगंज जिला में जितने लोग 1 महीने में दब कर मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, अच्छे स्टेट में, है ना, जो अच्छे स्टेट्स हैं, उसमें सालों भर में उतने लोग नहीं मरते। सड़कें जाम हो रही हैं, पुलिस के लापरवाही से जाम हो रही है। क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, पुलिस की लापरवाही से नहीं हो रहा है। आज भी शराब की स्मगलिंग हो रही है, पुलिस की लापरवाही से हो रहा है। तो इन मामलात में कुछ भी नहीं, और जो हक के लिए आवाज उठाएगा तो ये तो अंग्रेजों का राज हुआ। तो ये पूछिए ना सत्ता के उन पुजारियों को, जो लोग सत्ता में हैं, सत्ता में रहते हुए, तो इससे ज्यादा जुल्म वाली सरकार क्या होगी। बातों बातों में दबी जुबान से ही सही, कमरुद्दीन साहब ने कहा कि 2020 में जो चुनाव हारे, तो हमारे छोटे भाई का इसमें बहुत बड़ा रोल था। अब भाई, अब उसके जिताने में रोल था, कभी तो नहीं बोले, है ना। वो जीते थे किनकी वजह से, वो कभी नहीं बोले। हार गए तो मैं तो खुद अपना इलेक्शन लड़ रहा था। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। हम मौजूद हैं दारुल ईमान में। हमारे साथ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सूबाए सदर अमोर के विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब। बिहार में जातीय जनगणना का काम जोरों पर चल रहा है, इसी को लेकर कुछ जानकारियां हैं जो आपके बीच रखने का काम करेंगे। आपका खैर मकदम स्वागत करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जातीय जनगणना जो बिहार में चल रहा है बड़े पैमाने पर, उसको लेकर हम चाहेंगे कि वो जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जाए, हमारी अवाम तक, कि किसी से कोई गलतियां ना हो जाए सारी चीज़ों को। तो ये है रमीज साहब के, ये गन्ना जो है ये जातीय गन्ना है, जनगणना नहीं, जातीय गन्ना है। तो वो है कि इसमें 2 चीज़ों को ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक तो लोग ये है कि अपनी ज़ात बिरादरी को सही तौर पर लिखाएं, चूँकि पूरे मुल्क में इस वक्त ज़ात बिरादरी पर ही सियासत हो रही है, और गरीबी और अमीरी का रिश्ता भी ज़ात बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है। चूँकि यहाँ धर्म से ज़्यादा जाति में लोग बटे हुए हैं, और जाति से पैसे की निस्बत भी रही है। लोहे का जिसने काम किया वो लोहार हुआ, कपड़ा धोया तो धोबी कहलाया। तो वो दरअसल इंडिकेट करता है कि उसकी समाज में क्या हालत रही है। तो इन दोनों को बहुत ही संजीदगी से लोगों को लेना है, और सरकारें चूँकि गन्ना के आधार पर ही, सेंसस के आधार पर ही आगे की पॉलिसियां बनाती हैं। तो 2012 में जो आर्थिक गन्ना हुआ उसमें हमारे लोगों से गलती हुई, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो BPL श्रेणी के हैं वो APL में आ गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका घर नहीं है, मकान नहीं है ठीक से रहने का। नतीजा ये हुआ कि गलत रिपोर्टिंग के नतीजे में उसका बेटा एक टूटा हुआ कहीं से टीवी खरीद के लेके आ गया, एक टूटी हुई मोटरसाइकिल, वो समझता है कि एकदम रिश्ता ही मेरा कहीं होने जा रहा, दूल्हा दिखाई हो रही है, जैसे बढ़ चढ़ के लोगों ने लिखा दिया। और आज वो किडनी का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, उस बेचारे को जो सहूलत मिलनी चाहिए थी, वो ये जो कार्ड है आयुष्मान भारत कार्ड, उनके नाम से नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ हमारे यहाँ एक कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा है सुरजापुरी को लेकर के। चाहे सुरजापुरी हो, कुल्हिया हो, सेखरा हो, शेख हो, सैयद हो, फॉरवर्ड के लिए अलग, और चाहे
हिंदू बिरादरी के हों, चाहे यादव हों, चाहे राजवंशी हों, सब, चाहे दलित हों, सबके लिए अलग कोड दे दिया गया है। तो सुरजापुरियों के लिए जो कोड दिया गया है, तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में मुस्लिम आबादी को सुरजापुरी में लिया गया है एनेक्सर 2 में। इससे फायदा भी हुआ है, इसलिए हम लोग इंसिस्ट नहीं करते, बल्कि जो सच्चाई है वो ये है कि लोगों को सुरजापुरी लिखाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना होता है कि साहब हम लोग के बाप दादा के ज़माने में वो लिखा हुआ है उसमें शेख, तो मैंने भाई यहाँ तो सभी लोगों का लिखा हुआ था, वो शेख एक शैली थी फारसी की, शेख के माने बुजुर्ग के हैं, मोहतरम के हैं, उसके तौर पर लिखा गया था, लेकिन शेख बरादरी के लोग हैं ही नहीं यहाँ पर। तो आप अगर चाहें तो वो लिखा है, लेकिन लोगों को सुरजापुरी लिखाना चाहिए। एक तहरीक उठी है, इस तहरीक का साथ देना चाहिए, और सच भी यही है कि यहाँ के लोग सुरजापुरी जो मुसलमान हैं वो पिछड़े मुसलमान हैं, लिखाना चाहिए। बहरहाल उनकी सवाबदीद है। और जहाँ तक मामला है, दूसरा मामला है उनके रिहायशी मकान का, 3 उसमें कोड है शायद, उसमें 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, उसको देख लें आप। और गन्ना कर्मी जो हैं उसके सामने में सारी चीज़ें हैं। तो पक्का मकान से वो मकान पक्का है जिसकी छत पक्की हो, अदरवाइज जिसके छत पर टीन का शेड हो, है ना, और एस्बेस्टस हो या टाइल हो, तो वो टीन का घर कहलाएगा, है ना, वो पक्का मकान नहीं कहलाएगा। और घास फूस से जो बना है वो झोपड़ी कहलाएगा। लोग इसका ख्याल रखें। आपके एक कमरे, अगर भाइयों ने 4 कमरे हैं तो आप एक एक कमरा लिखाइए, 4 कमरा नहीं लिखाइए, अपना अलग अलग लिखाने का काम कीजिए, ताकि आगे चल कर के आपको दिक्कत नहीं हो। और बहुत सारे जगहों पर हमारे जो गन्ना कर्मी हैं, इनके समझ में बात नहीं आती है, वो दीवार पक्की हो तो उसको पक्का लिखने की शरारत करते हैं। और 4 कमरा अगर बना हुआ है 4 भाई को, तो एक घर के मुखिया के नाम से उसको 4 कमरा दिखा देते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग प्रदेश में हैं उसके लिए भी कॉलम है, अस्थाई और अस्थाई का, उनको लिखाना चाहिए और कॉपरेट करना चाहिए। क्योंकि मुल्क में 1931 में ब्रिटिश इंडिया में जाति आधारित गन्ना हुआ, और उसी के आधार पर अभी रिजर्वेशन वगैरह का फॉर्मूला चल रहा है। बाद को राष्ट्रीय स्तर पर हुआ भी तो उसको पब्लिक नहीं किया गया है। बिहार में यह काम हो रहा है, तो इसमें किसी को शक में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सरकार इसमें 500 करोड़ से ज़्यादा का रकम खर्च कर रही है और इसको कॉपरेट करना चाहिए। ये चंद बातें हम ज़रूरी तौर पर कहना इसलिए ज़रूरी समझे कि लोगों के काफ़ी फ़ोन आते हैं कि कभी गन्ना कर्मी उनको कुछ गलत एंट्री करते हैं और कभी वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इन बातों को आवाम तक पहुंचाइए। अगर कोई लोग छूट जाते हैं, इत्तफाकन वो उस दिन रहते नहीं है या उन्हें खबर नहीं, तो वो लोग के लिए क्या क्या करेंगे वो लोग? भाई ये वनडे प्रोग्राम नहीं है ना, महीना दिन का तकरीबन काम है। ये सुपरवाइजर है आपके इलाके में। अगर आपका गन्ना कर्मी अगर किसी किस्म की तसाहुली बरत रहा है तो सुपरवाइजर को कीजिए, नोडल ऑफिसर बीडीओ है, बीडीओ को उसको कहिए। इन तमाम तो लोगों को छूट गए तो दूसरे दिन भी आएंगे। और जितने भी कर्मी हैं वो लोकल के ही लिए गए हैं, तो अगर आज नहीं मिल पाए तो कल मिल पाए, कल नहीं मिल पाए तो परसों मिल पाए, लेकिन उसको यकीनी तौर पर लोगों को कराना चाहिए। ये जो जातीय गन्ना का काम बिहार की सरकार ने शुरू किया है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के विरोध में रहा है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या रुख है इसको लेकर? आपको मालूम होना चाहिए कि हाउस में भाजपा भी थी उस वक्त, जब सर्वसम्मत तौर पर जातीय जनगणना की बात कही गई थी और ये जोर डाला गया था कि साहब वो कराया जाए और इसके लिए प्रपोजल सेंटर को भेजा जाए। सब लोगों ने सर्वसम्मत से, एक बार नहीं, मैं समझता हूँ कि 3 बार हाउस में यह बात आई है और भेजा गया है। और जब बिहार से एक डेलीगेशन या ऑल पार्टी डेलीगेशन, तो उसमें MIM भी शामिल थी, वजीर आजम से मिलने के लिए, मोदी जी से मैं भी गया था। तो हम लोगों का तो शुरू दिन से रहा है कि चूंकि देखिए जाति एक हकीकत है, जात की बुनियाद पर आदमी तफाखुर न करे, फख्र न करे, किसी को कम न समझे, लेकिन जाति समाजी हैसियत की, उसकी आर्थिक हैसियत को भी दर्शाता है। अभी आप देख लें, हम मुसहर जाति के जो भाई हैं, जाहिर है लफ्ज मुसहर ही आते ही उसकी गरीबी की झलक आती है। हमारे यहाँ जो फकीर बिरादरी के जो लोग हैं, है ना, उनका नाम आते ही हमको लगता है कि वो है, तो गुर्बत उनके नाम से ही झलकती है। तो इन लोगों का सही तौर पर सही आंकड़े होने चाहिए, ताकि इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनके बच्चों के तालीम के लिए, उनके नौजवानों के रोजगार के लिए, उनके सेहत के लिए, ताकि सरकार पॉलिसी बना सके। तो सरकार की जिम्मेदारी है। जस्ट लाइक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है ये, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट जब तक सही नहीं आएगी, डॉक्टर दवा सही नहीं लिख सकता है। तो जब तक सरकार के सामने में सारे आंकड़े ना आ जाएं कि किस बिरादरी का, किस कम्युनिटी का, किस इलाके की क्या सूरत हाल है, उस वक्त तक सरकार सही पॉलिसी नहीं बना सकती। अब तक जो पॉलिसी बनती है
चाहे केंद्र से हो चाहे राज्य सरकार से हो, वो अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ है ना। औने पौने लोग बना रहे हैं। और आज भी दबंगों का जो मामला है, अगली जाति के लोगों का जो वर्चस्व है, वो आज भी जो बना हुआ है वो इसी वजह से बना हुआ है। सही आंकड़े नहीं है, इनके लिए पॉलिसियां बनाई नहीं गई सही तौर पर, और इस सोसाइटी में जागरूकता का भी अभाव है। तो हम लोगों को इस काम में ये होना चाहिए कि समाज के दबे कुचले तबके को बेदार भी करना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और जो फैक्ट है वो लिखाना चाहिए। यहाँ तो 70% लोग पलायन मजदूर हैं, लिखाना चाहिए लोगों को मजदूर पलायन मजदूर है, रोजगार नहीं मिल रहा है, ताकि सरकार के सामने में जाए। इस पर ही सरकार की आगे की पॉलिसी बनेगी कि कितने लोग किस इलाके से पलायन किए हुए हैं। ये सारी बातें लोगों को जाननी चाहिए। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हो रहा है और इम्तियाज जलील साहब जो कि एमआईएम के काफ़ी वरिष्ठ नेता है, वो बागडोर संभाले हैं। मीडिया में बयान देते उन्होंने कहा है कि इस बार जनता से गलती नहीं होगी, अवाम का जो रुझान है, जो चीज़ें हुई है, मजलिस नगर निकाय चुनाव बहुत बेहतर करा। क्या अख्तुल इमान साहब उत्तर प्रदेश के नगर निकाय जाने का कोई विचार है? कोई मुझको आज से 10 दिन पहले ही जाने के बारे में उन लोगों ने कहा, लेकिन मैं लंबे अरसे तक इधर असेंबली चली तो क्षेत्र से बिल्कुल दूर था। इधर कई करीब तरीन फैमिली में मैं और अजीज़ों का रिश्ता नाता रहा है। आज भी मेरा लखीमपुर खीरी में प्रोग्राम लोगों ने लगवाया था, लेकिन मैं नहीं जा सका, बदकिस्मती हमारी है, मैं नहीं जा सका। लेकिन मैं यहाँ से गुजारिश करता हूँ यूपी के अपने तमाम तर भाइयों से कि एमआईएम जहाँ लड़ रही है, ये एमआईएम हक की आवाज़ है और लोग अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जो लड़ाई है वो गरीबों, मजलूमों, दलितों, पसमानदा तबकात के हुकूक की लड़ाई और इंसाफ की लड़ाई है। और वहाँ एमआईएम कोशिश कर रही है। कई जगह से बड़ी अच्छी खबरें मिल रही हैं, चाहे लखीमपुर खीरी का मामला हो, चाहे इलाहाबाद का मामला हो और दीगर मुकामात पे जहाँ हमारे लोग लड़ रहे हैं। अच्छा किया आपने सवाल किया। हम गुजारिश करेंगे लोगों से कि लोग एमआईएम को वोट दें और अपने हक और हुकूक, और इस मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो इंसाफ की ज़रूरत है। जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा, अमन कायम नहीं हो सकता है, और जब तक अमन का क़याम नहीं होगा वहाँ तरक्की नहीं हो सकती है। मुल्क के तरक्की के लिए अगर आप बेख्वाह हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और उनके सिपाहियों को आप मजबूत कीजिए। यकीनन है कि मुल्क में अमन व अमान और इंसाफ की लड़ाई लड़ने में हम कामयाब होंगे। हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले देखा था इम्तियाज जलील साहब एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हालांकि कोर्ट में उन्होंने केस भी फाइल किया है, याचिका दायर की है संविदा कर्मियों को लेकर के जो नियोजन पर रखा जाता है, उनकी नियुक्ति को लेकर के वो केस किए हैं और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। अख्तुल इमान साहब का क्या कहना है इसको लेकर के? नहीं, शुरू दिन से हम लोग हैं कि खिलवाड़ मत कीजिए आप। एक मुल्क में दो तरह का कानून नहीं चलेगा। अभी जो बिहार की तालीम का जो बदहाल देख रहे हैं, एक तरफ आपके नियमित शिक्षक हैं जिनकी तनख्वाह जो नियोजित शिक्षक है उससे 3 गुना ज्यादा है। तो अब उसमें एक साइकोलॉजिकली एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि साहब उसको इतनी ज्यादा तनख्वाह मिल रही है, वो भी पढ़ाएगा क्लास में, वो भी लगा मैं भी लूंगा, उनको तनख्वाह मिलती ज्यादा, वो पढ़ाए, मैं क्यों पढ़ाऊंगा। अब ये इंसाफ सरकार का एक होना चाहिए। एक माँ को, एक बाप को अपने संतान को एक नजर से देखनी चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि आप संविदा, भाई आप जरूरत है ना, सरकारी नौकरी की जरूरत है ना। अभी मदरसे के लोग बेचारे, आपने इनको बहाल किया साहब, अब बुढ़ापे में जब उसको सहारे की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, उसकी बीमारी की जरूरत है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। आज की इस मेटेरियलिस्टिक एज में बाल बच्चे गरीब हैं, किसी को नौकरी मिल पाई नहीं मिल पाई, वो अपने बच्चों को पालन पोषण करेगा 30 साल तक, 40 साल तक जिसने कौम के बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब वो घर चला जा रहा है तो कफन के पैसे भी उसके पास नहीं है। ये जुल्म है कि नहीं है? इसलिए इस मामले में बिल्कुल है, चाहे कम हो या बेस हो, एक वोट है, एक नेशन है, तो सैलरी का भी एक ही स्लेब होना चाहिए। नेशनल लेवल पर यह देश सबका है। आखिर दूसरे स्टेट में अगर कोई संपत्ति है, वहां पर कल कारखाने लगे हैं, तो उस पर उस क्षेत्र का भी हिस्सा है जिस क्षेत्र में मुंह से लोग, जिस क्षेत्र के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आदमी मुंह से खाता है तो ऐसा नहीं, और पेट में वो पचता है, खून बनता है पेट में, एनर्जी वहां से डेवलप होता है। तो ऐसा नहीं कि पेट और मुंह ही का डेवलपमेंट होता है, पाँव का भी डेवलपमेंट होता है, सर के बाल का भी डेवलपमेंट होता है। तो देश में अगर कहीं इंडस्ट्रीज लगे हैं, कहीं खनिज है, तो वो देश की संपत्ति है। तो सारे देश में, बल्कि वोट एक है, नेशन एक है, वन नेशन की बात कर रहे हैं आप, तो सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। बल्कि नेशनल कमीशन बनना चाहिए, पे कमीशन बनना चाहिए, ताकि नेशनल लेवल का सबको बराबरी का हक मिले, ताकि लगे कि देश सबका है। आज इस नतीजे में कोई कह रहा है कि कश्मीर हमारा है, कोई कह रहा पंजाब हमारा है, कोई कह रहा मणिपुर हमारा है, कोई कह रहा बिहार हमारा है। अरे ये जुमले बंद करो, सबको मिलके बोलो ये देश हमारा है।
उस वक्त वो कब होगा जब देश के तमाम तर लोगों के लिए एक कानून लागू हुआ। इस देश में अलग अलग कानून बना दिए गए। कोई प्रांत अगर डेवलप कर गया है तो उसमें पूरे आपने उसको स्पेशल पैकेज देके अगर डेवलप कराया है तो नेशनल लेवल पर सारे लोगों के टैक्स के पैसे थे और वहां डेवलपमेंट हो गया तो उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ गया। बिहारी में देख लीजिए, मुंगेर में पर कैपिटा इनकम कहाँ चला गया, पटने में कहाँ चला गया, लाख 1.5 लाख चला गया। अभी भी इस सीमांचल के इलाके में 17-18-20 हजार से ज्यादा पर कैपिटा इनकम नहीं है। तो हमारी आमदनी क्यों कम हो गई है? हमारे जो टैक्सेस जा रहे हैं, जितने टैक्स हमारे यहाँ से जा रहे हैं, आप देख रहे हैं तीस्ता बैरेज पूरा पानी आता है, तबाही करता है हमको। और ये बालू से सरकार को सैकड़ों करोड़ की आमदनी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन से उसकी आमदनी हो रही है। जो पैसे यहाँ पर जा रहे हैं, अभी एक एक डिस्ट्रिक्ट से जीएसटी का 200-300 करोड़ रुपया जा रहा है और डेवलपमेंट का काम भी नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों को वाजिब हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। ये एकदम नियोजित जितने भी लोग हैं, ये नियोजन का झमेला। आपको जरूरत है टीचर की, जरूरत है चपरासी की, जरूरत है क्लर्क की। तो आप इस मुल्क में किसी को नियमित तौर पर बहाल करते हैं और किसी को नियोजित करते हैं। और नियोजित कौन लोग हो रहे हैं? जिस तरह से समाज में दलितों को दबाया जा रहा है, उसी तरह से निम्न वर्गीय कर्मचारियों को दबाया जा रहा है। आप ऑफिसर नियोजन में बहाल कर रहे हो क्या? आप जब नहीं कर रहे हो, सब उनको नियमित कर रहे हो तो सबको नियमित करो। अफसरशाही के लिए सीमांचल हमेशा से जाना जाता रहा। किशनगंज में अफसरशाही हावी है छिपी। एक नया मामला हमारे एक साथी के साथ है। किसी रोड जाम में उन्हें पुलिस ने अभियुक्त बनाया है, जबकि वो शख्स उस दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक वक्त के विधायक के साथ रहा और वक्त के विधायक ने जो पोस्ट किया, तमाम तर पोस्टों में उन्होंने उस बात का जिक्र किया। उसके बावजूद भी उस आदमी का नाम एफआईआर में दे दिया गया कि ये रोड जाम में है। इसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? किशनगंज का मामला है। ये मामला तो उन लोगों से पूछना चाहिए। अगर किशनगंज के विधायक के ताल्लुक से आप पूछ रहे हैं तो किशनगंज बहादुरगंज विधायक भाई, मैं अगर जिला किशनगंज की बात कर रहा हूं तो सारे लोग सत्ता में है इस वक्त। यहाँ पर विपक्ष का कोई एमएलए नहीं है, सरकार उनकी है और उनके सरकार के ऑफिसर इस तरह बेलगाम है। क्यों भाई? और जगह लोग सड़क जाम नहीं करते, एनएच जाम कर रहे हैं लोग, उस पर वो नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों में जनता में जो जाम हुआ, क्या मामला हुआ? आपने बात को मुलजिमों को, मैं मुजरिम नहीं कहूंगा, अभी तक मुलजिम कहूंगा, इल्जाम है जब तक कोर्ट फैसला नहीं सुना दे। आपने फौरी तौर पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आप फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो जनता को हक पहुंचता है कि वो जमहूरी अंदाज में एहतजाज करे। तो अंग्रेजों का राज तो नहीं है कि एहतजाज करने वालों को आप जेल में भर दीजिएगा। एहतजाज करने वालों को, बल्कि उन निकम्मे अफसरों पर वो होना चाहिए। आज थाने में 50 पिटीशन जा रहा है, एक तो किसी पिटीशन का रिसीविंग नहीं मिल पा रहा है और जब तक पैसे नहीं दिया जा रहा उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आज देख रहे हैं रात भर आप देख रहे हैं बालू का जितना जो सड़क को जाम करा, पानी रिसता हुआ जा रहा है। नियम यह है कि पानी रिसते हुए बालू को कोई नहीं ले आ सकता है, उससे सड़क डैमेज होता है ना। ओवरलोडिंग नहीं ले आ सकता है, उससे सड़क की जो हैसियत है वो मुतासिर हो रही है। ये सारा काम हो रहा है और कौन किन के लापरवाही से हो रहा है? पुलिस की लापरवाही से हो रहा है। सड़कें जाम हो रही है, पुलिस के लापरवाही से जाम हो रही है। क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, पुलिस की लापरवाही से नहीं हो रहा है। आज भी शराब की स्मगलिंग हो रही है, पुलिस की लापरवाही से हो रहा है। तो इन मामलात में कुछ भी नहीं। और जो हक के लिए आवाज उठाएगा तो ये तो अंग्रेजों का राज हुआ। तो ये पूछिए ना सत्ता के उन पुजारियों को, जो लोग सत्ता में हैं, सत्ता में रहते हुए, तो इससे ज्यादा जुल्म वाली सरकार क्या होगी? हम लोग का साफ कहना है भाई कि अपने हक के लिए उठिए सीमांचल के लोग। इनके झंडे अलग अलग हैं, एजेंडे एक ही हैं, है ना। सीमांचल को कोई नहीं आगे बढ़ना देना चाहता है। सीमांचल का वोट सबको चाहिए, सीमांचल का विकास किसी को नहीं चाहिए। राज्य में राजद और जो जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, उसकी विधायक के साथ जो व्यक्ति रहता है और सोशल मीडिया में उनके पोस्टों में भी नजर आता है, जाहिर सी बात है कि वो उस वक्त उस जगह मौजूद नहीं होगा। उसके ऊपर एफआईआर कर देना ये सरकार की या प्रशासन की किस? मैं तो कह रहा हूं ऐसे पुलिस ऑफिसर पर 211 का केस होना चाहिए, है ना। और विधायक जी को स्वयं नोटिस लेना चाहिए कि पुलिस के ऑफिसर ने, जो शख्स गोया अंगरक्षक के तौर पर विधायक के साथ रहा और विधायक जी वहां नहीं रहे, जाहिर है कि वो नहीं थे, तो उस पर अगर मुकदमा किया तो झूठा मुकदमा किया। तो झूठा मुकदमा करने का जो चलन है, इसके खिलाफ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कमर हुदा साहब जो कि पहले विधायक थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, राष्ट्रीय जनता दल में शामिल ही नहीं हुए बल्कि जिला अध्यक्ष बना दिए गए। जब हमने उनसे सवाल किया कि कहीं एमआईएम में होने का फायदा तो नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे आरोप हैं, हम धीरे धीरे आना चाहेंगे। सबसे पहले आप ये क्या कहना चाहेंगे जो उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है? वो जहाँ रहे भाई, बड़े भाई हैं हमारे, खुश रहें, अच्छा है, फले फूले, आगे बढ़े, यही तो दुआ हम लोग देंगे।
लेकिन हमारी पार्टी के साथ बेवफाई उसने की थी, जिसके नतीजे में पार्टी ने हमने पहले उसको निकाल दिया था। तो पार्टी ने जब उसको पहले ही निकाल दिया तो वो कहीं भी जाए उस पर हमको एतराज नहीं होना चाहिए, हमारे लोगों को भी एतराज नहीं होना चाहिए, हमारे लोगों को कोई कमेंट भी नहीं करना चाहिए, चूंकि आपने उसको पार्टी से निकाल दिया है तो उनका जो रास्ता है वो जाए जहाँ जाए। निकालने की जो निष्कासित पहले ही कर दिया गया था, सवाल हम लोगों ने उनसे किया था तो उन्होंने कहा था कि एक जो प्रक्रिया होता है, एक विधायक को एक इश्तियाक नाम से किसी के लेटर से निकाला गया था, मैंने उनका ये कहना था कि एक जो गरिमा होती है उस निकालने के टाइम भी उसका ख्याल नहीं रखा गया। गरिमा क्या होती है? पार्टी के सेक्रेटरी ही ये सब काम करते हैं, है ना। हमारे पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी के वो हमारे जिम्मेदार हैं इश्तियाक अहमद साहब। तो जाहिर है कि पार्टी ने फैसला लिया और उन्हीं के लेटर से आज भी पूरे बिहार में जहाँ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होता है उन्हीं के इससे जाता है, पार्टी ने उनको इख्तियार दिया है इसके लिए। बातों बातों में दबी जुबान से ही सही, कमरुद्दीन साहब ने कहा कि 2020 में जो चुनाव हारे तो हमारे छोटे भाई का इसमें बहुत बड़ा रोल था। अब भाई अब उसके जिताने में रोल था, कभी तो नहीं बोले, है ना। वो जीते थे किनकी वजह से, वो कभी नहीं बोले। हार गए तो मैं तो खुद अपना इलेक्शन लड़ रहा था, तो भाई तो वो अपनी आग सेक रहे थे, हम अपनी आग सेक रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। अगर अवैसी साहब के का परिणाम उनके क्षेत्र में ज्यादा हुआ, मेरे क्षेत्र में कम हुआ, अब उस पर भी इल्जाम लगाएं तो नाचने जाने अंगन टेढ़। महागठबंधन के दो बड़े नेता टिकट के लिए खिंचातानी जारी है और क्या इसका सीधा साधा फायदा मजलिस लेना चाहिए? हम किसी के खिंचातानी से हम तवक्को नहीं करते फायदा लेने की, हम अपने काम पर विश्वास करते हैं। और लोग किसके लिए लड़ रहे हैं लोगों को देखना चाहिए। कल बीजेपी में आज सेकुलर बन जाते हैं, सेकुलर पार्टी बन जाते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए वही कुछ करते हैं जो बीजेपी करती है। तो सीमांचल के लोगों ने आंखें खोली हैं, सीमांचल के नौजवान बेदार हुए हैं। परदेसी भाई हमारे जितने हैं उन लोगों ने खुली हुई आंखों से देश को देखा है कि जिन लोगों ने अपनी सियासी जमात बनाई है उनकी तकदीर बदली है, उनकी तस्वीर बदली है। अब MIM हमारी जमात है और हम लोगों का तो नारा भी दिया है, सब ने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। ये नारा भले ही पार्टी का हो लेकिन सीमांचल का नौजवान आज इसी नारे को गुनगुना रहा है कि सब ने हमको चोट दिया है, अब अपनी पार्टी होगी, अपना वोट होगा, अब हम किसी दूसरे की तरफ जाने वाले नहीं हैं। इसका लोग यादा कर चुके हैं। क्योंकि आप एक बहुत बड़े लीडर हैं, पूरे बिहार लेवल में लोग आपको जानते हैं और लोग काफी लोग आपको फॉलो भी करते हैं। आए दिन दुर्घटनाओं से हमारे जवानों की जान जाती है। मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें जो गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है उनके लिए कुछ संदेश, कोई अपील करें आप। मैं तो गुजारिश करूंगा, एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। इसमें कई फैक्टर हैं। एक तो ये है कि सबसे बड़ा कसूर तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है कि ये लोग वो नहीं करते, सही तौर पर निगरानी नहीं करते। हमारे उन्हीं लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए जिनको ड्राइविंग आती हो, लेकिन हमारे पास क्या आता है, हमारे लोग बगैर ड्राइविंग के वे पकड़े जाते हैं और MLA को कहते हैं कि MLA बचा दे, अगर नहीं बचा सका तो MLA का अख्तियार नहीं है ना। और इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हमारे, बहुत सारे नौजवान, एक ट्रैफिक रूल्स मालूम नहीं होता है। हमारे लोग दूसरे को, रास्ते पे चलना हमारा हक है लेकिन दूसरे को चलने देना हमारा फर्ज है। कहाँ ओवरटेक किया जा सकता है, कहाँ नहीं किया सकता है, ये गाड़ी में कितनी सवारियां दी जा सकती हैं, इंडिकेटर क्या होता है, हमारे बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। फिर उस पर दूसरा मामला ये है, हर एक को जल्दी पड़ी हुई है, हर एक को जल्दी पड़ी हुई है। लिमिट जो स्पीड है उससे ज्यादा लोग चला रहे हैं। उस पर क्या है, चौराहे की भीड़ है ना। और हमारे यहाँ किशनगंज में गरीबी के एतबार से गाड़ियों की तादाद ज्यादा है, उसमें जहेज की गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं। और ये जो अननेसेसरी एक्टिविटीज है हमारी, उसमें ज्यादा लोगों की जाने जाती हैं। ज्यादा जाने, पढ़ने के लिए जान नहीं किसी की जा रही है, माँ के दवाई के लिए जान नहीं जा रही है, नौरोजी में, मंसूब में, बारात में, दूल्हा दिखाई में, दूल्हा के कपड़े में, शादी का सामान खरीदने में। ये जो 80% अभी हमारे गाँव में देख लीजिए, हमारे कारोबारी भाई हैं, हम साधुवाद देते हैं कि अगर मारवाड़ी भाई नहीं होते किशनगंज में तो किशनगंज का जो वो था कमर्शियल वो और कम हो जाता। आप देख लीजिए, कारोबारी चाहे मुस्लिम हो, मारवाड़ी भाई हो, दूसरे लोग हो, एक नौजवान उनका बेटा सुबह 9 बजे दुकान में बैठता है और रात के 9 बजे तक दुकान में रहता है। 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा वो ड्यूटी करता है। लेकिन सुरजापुरी देहात में बसने वाले हमारे बड़े लोग, आम लोग जो हैं, किसी का भी बेटा 30 दिन में 30 घंटा काम नहीं करता है ना। और वो है ना, वो अगर 10-10 घंटा ही काम करे तो समझिए 300 घंटा काम करता है। तो अगर हम 1 घंटा काम नहीं करते और वो 30 घंटा काम करता है, 300 घंटा काम करता है महीने में, और हम 30 घंटा नहीं करते, तो जाहिर है कि हमसे तो 100 गुना आगे होगा ही ना वो। और 100 गुना आगे लोग हो रहे हैं। लोगों की बर्बादी तो इसलिए गैर जरूरी तौर पर
है ना, खवातीन को लोग 3-3 बैठा करके चले जाते हैं, मैयतों की भीड़ में बिला वजह लेके चले जाते हैं, पर्दे का लिहाज नहीं रखता। बेशर्मी और बेहयाई की तादाद इस कदर बढ़ गई है कि दूसरी की बहनें दूसरों के साथ सट करके गाड़ी पर बैठ के जा रही हैं। न जाने उस भाई की गैरत को क्या हो गया है, उस बाप की गैरत को क्या हो गया है, उस माँ की गैरत को क्या हो गया है, जो नहीं समझते कि गैर महरम के जिस्म से सटा सटा के हमारी बेटियां सफर कर रही हैं। और नतीजा यही होता है कि वो मोबाइल भी चला रहा है, गप भी कर रहा है ना, और गाड़ी भी चला रहा है। तो इसमें कौन क्या करेगा, इसमें कौन क्या करेगा? अपनी मौत मर रहे हैं। आज जब मर जाते हैं तो लोग रोते हैं, मर जाते हैं तो लोग रोते हैं। ये हमारा बड़ा नुकसान है, हमारी सोसाइटी का नुकसान है। हमारे तमाम तो लोगों को इस बात पर उठना चाहिए, गैर जरूरी सफर से लोगों को बचना चाहिए, ट्रैफिक रूल का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो तमाम तो रूल्स लोगों को बताए और जिनको लाइसेंस दिया जा रहा है वही चलाए, इसका काम होना चाहिए। और लोगों को गाड़ी देते वक्त, इस वक्त क्या होता है, बड़ी कंपनियां ब्राइब देती हैं सरकार को, नतीजा हो रहा है कि गाड़ी बेचने के लिए वो कर देते हैं। दिल्ली में आप देखेंगे कि जिनको गाड़ी रखने की जगह भी नहीं है और वो भी 3-3 गाड़ी रखे हुए हैं, सड़क पे लगाए हुए हैं, है ना। तो यहाँ भी लोगों की हैसियत देनी चाहिए, और जो लोग अपनी हैसियत से ज्यादा गाड़ियां खरीदता हो उनको सरकारी मुराद से महरूम करना चाहिए, है ना। और मगर समाज में जब तक खुद से नहीं उठेंगे लोग तो समाज तब्दील नहीं होगा। हम लोगों को उठना पड़ेगा, हमको अखलाकी एतबार से, समाजी एतबार से उठना पड़ेगा। दुनिया में करोड़, पूरी दुनिया की कीमत भी लगा दीजिएगा तो एक इंसान का बदल पेश कर सकते हैं आप? बदल पेश नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि हमारे किशनगंज जिला में जितने लोग एक महीने में दब कर मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, अच्छे स्टेट में, है ना, जो अच्छे स्टेट्स हैं, उसमें सालों भर में उतने लोग नहीं मरते। और मैं तो समझता हूं कि हमारे जिले में जितने लोग एक महीने में मर जाते हैं, मैं समझता हूं कि यूरोपियन कंट्रीज में 5 साल में भी इतने लोग नहीं मरते होंगे। तो हमारे यहाँ लोगों की मरने की सरह जो है, इससे बड़ी तकलीफ होती है। लाशों को देखकर किसी की हाथ, किसी की टांग टूटती है, कोई किसी का गाड़ी मांग के लेके चला जाता है, तो इससे तो बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरी बातों से हमारे नौजवानों को कुछ तकलीफ पहुंचेगी, सोसाइटी के लोगों को कुछ तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन हक बात है, हक बात नहीं कहूंगा तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। ये हक बात है, इसको हम गुजारिश करेंगे लोगों से कि जरा एहतियात करें, अपने बाल बच्चों की जिंदगी को बचाइए। कितनी औरतें शादी के महीने दिन के बाद बेवाह हो गई, 2-2 बच्चे को लेकर के बेवाह हो गई, और किस मामले में जा रहे थे? शादी का कपड़ा खरीदने के लिए जा रहे थे। किस काम में जा रहे थे? हाँ, बारात का गाड़ी करने के लिए जा रहे थे, उसी में चले गए। कैसी भाई ये मामला है, इससे बचे। हाँ, माँ की दवाई के लिए जा रहे थे, बच्चे की तालीम के लिए जा रहे थे, रोजगार के लिए जा रहे थे, तो ऐसे लोग मर जाएंगे तो अल्लाह के यहाँ तो उसको शहीद का दर्जा मिलेगा। मगर अपनी बदएहतियाती से अगर मरिएगा, और अगर जो लोग चलाने के लिए गाड़ी कैपेबल नहीं है, और अगर दूसरों से एक्सीडेंट उनका हो जाता है, तो समझिए कि वो मर्डर का केस है, वो मर्डर का केस है। खुदा के यहाँ उसकी पुरसिस होगी कि तुम सही तौर पर गाड़ी चलाने नहीं सीखे थे, तो तुमने जाकर के रास्ते में गाड़ी चलाकर दूसरे को क्यों ठोक दिया, उसकी पुरसिस होगी उसको। आखिर में एक सवाल की, एक चीज का चर्चा जो चल रहा है कि बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले कुछ लोकसभा की सीटें बढ़ सकती है, इसकी कुछ जानकारी है आपके पास? ये गलत बात है। डिलिमिटेशन अभी 2009 में हुआ है। लोकसभा राज्यसभा या एमएलए की सीटों को बढ़ाने के लिए बाकायदा डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही सीटें बढ़ाई जाती हैं। इसलिए ये अफवाह है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। विदा लेते हैं आपसे। ये थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शुबाए सदर अमूर के विधायक जनाब अख्तुल ईमान साहब हमारे बीच। उनके बीच जो बातचीत हुई, इनको लेकर आप क्या राय रखते हैं, अपना राय जरूर दें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।